दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 15 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर है साउथ कोरिया से। करंटली साउथ कोरिया एक गंभीर लीडरशिप क्राइसिस का सामना कर रहा है, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती मानी जा रही है। 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ की घोषणा की, जिससे देश में 45 वर्षों में पहली बार मार्शल लॉ लागू हुआ। हालांकि यह घोषणा केवल 6 घंटे तक ही प्रभावी रही, लेकिन इसने देश में व्यापक आक्रोश और असंतोष उत्पन्न किया। 14 दिसंबर 2024 को नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया, जिससे वे निलंबित हो गए और प्रधानमंत्री हॉन डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बाद में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री हान के खिलाफ भी महाभियोग पारित किया, जिससे वित्त मंत्री चोई संग मोक को नया कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संवैधानिक न्यायालय अगले 6 महीने में यह निर्णय करेगा कि राष्ट्रपति यून को बहाल किया जाए या औपचारिक रूप से पद से हटा दिया जाए। यदि उन्हें हटाया जाता है तो देश में 2 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होगा। दक्षिण कोरिया के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की दूसरी खबर है डीआरडीओ से। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि एमबीआरएल भारत का स्वदेश विकसित किया हुआ एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। यह प्रणाली 12 रॉकेटों की एक साथ फायरिंग करने में सक्षम है, जो 44 सेकंड के भीतर 40 से 65 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेज सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया, जिसमें इस प्रणाली ने 45 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाने लगाए हैं। इसके अलावा भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है, जिससे भारत की इंडिजियस टेक्नोलॉजी के प्रति ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ा है। आज की तीसरी खबर है हमारे पड़ोसी नेपाल से। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने को काठमांडू जिला अदालत ने 60 लाख की नेपाली रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मामले में कास्की जिला अदालत ने उन्हें 65 लाख के जमानत पर रिहा किया था, जिसके बाद वे 84 दिनों की हिरासत से बाहर आए थे। उनकी रिहाई के बाद उन्हें काठमांडू जिला अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। यह घटनाक्रम नेपाल की राजनीति और न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज की हमारी चौथी खबर है क्रिकेट जगत से। भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख निर्णय खिलाड़ियों की पत्नी और गर्लफ्रेंड्स यानी कि WAGs की उपस्थिति को लिमिट करना है। बीसीसीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं। यदि दौरा 45 दिन या उससे अधिक का है तो खिलाड़ी अपनी पत्नी, परिवार या गर्लफ्रेंड को 14 दिन के लिए अपने साथ रख सकते हैं। 45 दिन से कम अवधि के दौरों में यह अवधि 7 दिनों तक सीमित होगी। सभी खिलाड़ियों को टीम बस में ही यात्रा करनी होगी। व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मुख्य कोच के निजी मैनेजर को टीम बस में यात्रा करने या वीआईपी बॉक्स की सुविधा लेने की अनुमति नहीं होगी। खिलाड़ियों को 150 किलोग्राम से अधिक का सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क स्वयं देना होगा। इन निर्णयों का उद्देश्य खिलाड़ियों का ध्यान भटकने से रोकना और टीम की एकजुटता को बढ़ावा देना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि WAGs की उपस्थिति को प्रदर्शन में गिरावट के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। आज की हमारी पांचवी खबर है सोशल मीडिया से। माइक्रोसॉफ्ट के बाद मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, ने अपनी कर्मचारियों की संख्या में 5% की कटौती करने की योजना बनाई है, जो लगभग 3600 कर्मचारियों के बराबर है। यह निर्णय परफॉर्मेंस बेस्ड रिडक्शन पर लिया गया है, जिसमें लो परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। इससे पहले 2023 में मेटा ने ईयर ऑफ एफिशिएंसी डिक्लेयर करते हुए 10,000 पदों को एलिमिनेट करने की योजना बनाई थी। लेटेस्ट ले ऑफ उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कंपनी की ऑपरेशन इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बढ़ाना है। आज की हमारी छठी खबर है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने भारत की प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स से लगभग 2000 करोड़ रुपए यानी कि $235 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली है। इस साइबर अटैक के लिए उत्तर कोरिया के लॉजरस ग्रुप सहित अन्य हैकिंग समूहों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो विश्व स्तर पर क्रिप्टो एक्सचेंजों, डिजिटल एसेट्स, कस्टोडियन और निवेशकों को निशाना बना रहे हैं। चोरी की गई धनराशि का उपयोग उत्तर कोरिया अपने अवैध हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के फाइनेंसिंग के लिए कर रहा है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस घटना पर संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि ये हैकर्स अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। वजीर एक्स ने इस फंड की रिकवरी में असमर्थता जताई है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। यह घटना क्रिप्टो करेंसी एजेंसियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।